जो बात करने वाले थे हम लोग किस पे, पुराने अधिनियम की धारा 14 और नए अधिनियम की धारा 12, इन पर बात होनी थी। मन, शरीर या शारीरिक संवेदन, मन की कोई दशा, ये प्रश्नगत समय पर मौजूद थी। शरीर की कोई दशा, ये किसी समय पर थी। या शारीरिक संवेदना की कोई दशा, ये किसी विशेष समय पर थी। इसके अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित करने वाले तथ्य, इनका, ठीक है, अस्तित्व न्यायालय के समक्ष किस प्रकार साबित किया जाए, ये बात सेक्शन 12 या सेक्शन 14 इसमें लिखी हुई है। जरूरत क्या है? शरीर की दशा, मन की दशा, शारीरिक संवेदन की दशा, इसके अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित करना जरूरी क्यों? क्योंकि अगर कोई कारण ही नहीं है तो फिर इसके अस्तित्व को दर्शित करने का तरीका, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लिखने के लिए कोई चीज लिखी नहीं जा सकती। दुनिया में प्रत्येक काम का कोई ना कोई उद्देश्य ये है। हमने आपसे कहा था कि पढ़ने के लिए पढ़ना, यद्यपि कुछ लोग पढ़ने के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कोई तो नंबर लाने के लिए पढ़ रहा है और कोई कंपटीशन में सफलता यह अर्जित करने के लिए पढ़ रहा है, लेकिन उद्देश्य यह हर व्यक्ति का है। प्रकृति में भी कोई काम होने के लिए नहीं हो रहा। प्रकृति में भी प्रत्येक काम के होने का कोई निश्चित कारण है। प्रकृति में कोई भी घटना घट रही है तो वो घटना किसी कारण से घट रही है ना। घटना घटनी है इसलिए थोड़े घटती है। हम लगातार उदाहरण देते हैं कि वस्तु ऊपर से नीचे डालने पर जा रही है तो इसका कारण यह थोड़ी है कि वस्तु की इच्छा है कि ऊपर से डाले जाने पर नीचे चले जाएं। यह अकारण वो जा रही है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण से जा रही। दुनिया में कोई भी घटना अकारण नहीं घट रही। तो साक्ष्य अधिनियम जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष दर्शित करने के लिए अस्तित्व में आया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया क्यों? ताकि विवादित तथ्यों का यह साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके, ताकि विवादित तथ्यों के अस्तित्व को साबित अथवा ना साबित यह किया जा सके। और साबित या ना साबित कर देना, यही किसी भी वाद या कार्यवाही जो न्यायालय के समक्ष चल रही है उसका अंतिम उद्देश्य है। एक पक्षकार उस वाद में विवादित तथ्यों को साबित करने की प्रवृत्ति रखता है और दूसरा उस वाद या कार्यवाही में जो कुछ विवाद है उसे नासाबित करने की प्रवृत्ति रखता है। और इसीलिए मुकदमा ये चल रहा है, क्योंकि एक कहता है विवादित अस्तित्व में थे और एक कहता है विवादित अस्तित्व में नहीं थे। तो जो कहता है विवादित अस्तित्व में थे उसे साबित करना होगा कि विवादित अस्तित्व में थे। विवादित अर्थात ऐसे तथ्य जो अकेले ही या किसी अन्य तथ्य के संसर्ग में आकर के साबित हो जाए तो कोई ना कोई अधिकार, कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई योग्यता और कोई ना कोई निर्योग्यता यह अवश्य में उत्पन्न हो जाएगी या वो अवश्य में समाप्त हो जाएगी या उसका विस्तार ये किसी न किसी प्रकार प्रभावित हो जाएगा। विवादित तथ्यों के संबंध में विस्तार से हम लोगों ने बात की थी। कब? जब डेफिनेशन क्लास पढ़ा था और ये कहा था प्रत्येक
वाद या कार्यवाही जो न्यायालय के समक्ष चल रही है उसमें विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व, इसी का प्रश्न विवाद्य होता है, इसी के नाते कार्यवाही चल रही होती है। और विवादित तथ्य एक ऐसे तथ्य को कहा जाता है जो साबित हो जाने की दशा में किसी न किसी अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता, इसकी उत्पत्ति, विस्तार आदि को अवश्यमेव उत्पन्न कर देता है। और इस विवाद की एक विशेषता यह होती है कि एक पक्ष इसका प्रख्यान करता है अर्थात असर्शन करता है और दूसरा पक्ष इसका प्रत्याख्यान अर्थात डिनायल ये करता है। उदाहरण दिए गए थे कि एक व्यक्ति कहता है कि एक की हत्या बी ने की है और बी कहता है कि एक की हत्या उसने नहीं की। और हत्या शब्द ये कुछ तथ्य स्थितियों से मिलकर बन रहा है। किसी के द्वारा किसी की मृत्यु पारित कर देना यह हत्या का संव्यवहार नहीं कहलाएगा। किसी के द्वारा किसी की मृत्यु पारित कर देना हत्या का संव्यवहार बन जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे की मृत्यु इसे कारित करने में एक विशेष प्रकार का आशय ये अपने मन में धारित करना चाहिए। जब तक वो एक विशेष प्रकार का आशय, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय ये मन में धारित नहीं करता तो भले ही उसके कार्य से मृत्यु भी हो जाए तो वो मृत्यु दुर्घटना ये मानी जा सकती है। या वो जानबूझकर यानी ज्ञानपूर्वक कोई ऐसा काम करे जिसके कारण से किसी की मृत्यु होती हो न होती हो, लेकिन उस व्यक्ति की जिसके प्रति वो काम कर रहा है उसकी मृत्यु अवश्य हो जाए। उसने एक चोट एक बच्चे को पहुंचाई, बच्चा नवजात था, भले ही उस चोट से एक स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु न भी हो, लेकिन अगर वह चोट उस नवजात की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी तो फिर यह कहा जाएगा कि उसने उस बच्चे को एक शारीरिक क्षति इस ज्ञान के साथ कारित की कि उससे वो ये जानता था कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु ये हो जाएगी, या उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे बच्चा तो छोड़ो पहलवान भी होता तो मर जाता। यानी प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से ये जाना जा सकता है कि उस प्रकार के काम से व्यक्तियों की मृत्यु होती ही है, तब भी संबंधित व्यक्ति हत्या का दोषी ये हो सकता है। लेकिन मतलब उदाहरणों की बहुलता से, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जांपल, इससे कोई लाभ नहीं। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी के हाथ से यह हत्या को जन्म नहीं दे सकती जब तक कि उसमें अन्य तथ्य न मिल जाए। जब अन्य तथ्य मिलेंगे इस व्यक्ति के द्वारा इसकी मृत्यु कारित करने के तथ्य के साथ, तब हत्या हुई है ऐसा माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वाद या कार्यवाही में आप किसी को हत्या के दायित्व से भारित करना चाहते हैं तो आपको एक नहीं अनेक तथ्यों के अस्तित्व को साबित करना होगा। आपको साबित करना होगा कि उसने हत्या तो की ही, साथ ही इस आशय या इस ज्ञान के साथ कार्य करके की है कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हत्या की कोटि में मानी जानी चाहिए। आशय और ज्ञान यह साबित करना पड़ेगा। आशय और ज्ञान मीनिंग देर बाय या तो आशय या ज्ञान या दोनों, आप दोनों साबित करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन न्यूनतम
एक तो साबित करना ही होगा। और आशय और ज्ञान ये एक दिक्कत है, ये व्यक्ति मन में धारित करेगा। आशय और ज्ञान वो लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाएगा नहीं कि वह अमुक व्यक्ति की हत्या करने का आशय अथवा अमुक व्यक्ति की हत्या करने या अमुक व्यक्ति की हत्या संबंधित कार्य से संभव है, यह ज्ञान रखते हुए उस काम को कर रहा था, ये वो स्वीकारेगा नहीं, वो कभी नहीं बताएगा। और आपकी जिम्मेदारी है कि यदि आप चाहते हैं कि विवादित तथ्य अर्थात आशय और ज्ञान सहित अपने कार्य के माध्यम से उस व्यक्ति की मृत्यु पारित करना यह साबित हो, तो आशय और ज्ञान आपको साबित करना होगा। और चूंकि मामले की प्रकृति दांडिक होगी, इसलिए आपको इस स्तर का साक्ष्य देना पड़ेगा जिससे न्यायालय यह माने कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है। और अस्तित्व है किसी भी स्थिति का, यह आप कब मानते हैं? जब उस स्थिति के होने में किसी प्रकार का कोई संदेह है, यह आपको ना बचे। अन्यथा आप कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा है। जब तक 1% भी संदेह बचा रहता है, तब तक आप कहते हैं इस बात की संभावना है कि ऐसा है। ऐसा है ये शब्द ही तब आता है जब वैसा होने में कोई संदेह बकाया न रहे। और हमने जब चर्चा की थी, शुरुआत की थी एविडेंस एक्ट की, तो हमने कहा था कि चूंकि दांडिक मामलों में आप व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता छीनते हैं, जो उसके पास है वो लेते हैं, तो सबूत का स्तर कठोर होना चाहिए। और दीवानी मामलों में क्योंकि उसके पास जो है वो आप लेते नहीं है, बल्कि या तो उसे कुछ देंगे और या उसे कुछ नहीं देंगे। तो जब लेने की बात, तो एक स्वाभाविक ज्ञान यह कहता है कि तथ्यों की कठोरता से जांच यह होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से कुछ ले रहे हैं। और जब किसी को कुछ देने की बात होती है, तो तथ्यों की उतनी कठोरता से जांच नहीं की जाती। यह आप दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं। कोई भीख मांग रहा है, वो कहता है हमारे घर में अमुक अमुक स्थिति है। आप ये कहते हैं, कोई कहता भी है कि नहीं है स्थिति इस क्या, लेकिन आप कहते हैं ये जाने इसका भगवान जाने, हो न हो, ठीक है, हम तो दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ दे रहे हैं। इसकी तथ्यों की उतनी सूक्ष्मता से, उतनी गंभीरता से जांच जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप किसी को दंडित करने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं सही सही बताओ ये दोष उसने किया है या नहीं। तब आप अपने को संतुष्ट कर लेना चाहते हैं। आप कहते हैं हमें भगवान की अदालत में जवाब देना पड़ेगा, यूं नहीं, सही सही बताइए। तो सामान्य जीवन का नियम है कि दांडिक मामलों में सबूत का स्तर कठोर होना चाहिए, और दीवानी मामलों यानी जहां कुछ देने की बात है, वहां सबूत का स्तर उतना कठोर नहीं होना चाहिए। यही नियम साक्ष्य अधिनियम वहां अपनाया। जो कुछ जीवन में है उससे इतर कानून में कुछ नहीं। बस ये अलग है कि जीवन में आप जब व्यवहार करते हैं तो बिना जाने व्यवहार करते रहते हैं। उस नियम के औचित्य को बिना जाने आप व्यवहार करते हैं, जिस नियम के अनुसार आप जीवन में आचरण ये करते हैं।
कानून में उसी नियम के औचित्य को, उस नियम को जानना पड़ता है। अंतर तो सिर्फ इतना ही है। अन्यथा दैनंदिन जीवन, डेली रूटीन लाइफ, उसमें भी तो आप यही कर रहे हैं। दंड देने के संबंध में आप साक्ष्य का कठोर स्तर इसको लागू करते हैं, और जहां पर कुछ उसे अधिकार देना होता है, कुछ देना होता है, तो आप सबूत का न्यूनतम स्तर, अर्थात केवल लगने लगे कि हां ठीक अधिकारी है और आप दे देते हैं। तो सबूत के स्तर के संबंध में जीवन और कानून, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। यहां भी आशय और ज्ञान साबित करना होगा, और आशय और ज्ञान व्यक्ति के मन में होगा, और आपको साबित करना ही होगा, कोई छूट नहीं है। क्यों? आप उसे हत्या के दायित्व से भारित करना चाहते हैं, और आशय और ज्ञान मन की दशा है। इसका अर्थ यह निकला कि दांडिक मामलों में दायित्व की प्राथमिक शर्त, लाइबिलिटी की कंडीशन प्रेसिडेंट, ये मन की दशाएं होती हैं। आप आईपीसी पढ़ेंगे, जो कोई उपेक्षा से दुर्घटना कारित करेगा, उपेक्षा आकस्मिक और दुर्घटना भी आकस्मिक है, ठीक है। लेकिन अगर उपेक्षा यह साबित हुई तो आप दंडित होंगे, और अदरवाइज एक्सीडेंट है, उसमें आपका कोई दायित्व तो नहीं हो सकता। आप चोरी के लिए किसी को दंडित करना चाहते हैं, दायित्व की प्राथमिक शर्त यह क्या है? जब आप इस ज्ञान के साथ कि अमुक वस्तु किसी अन्य के कब्जे में है, उसे पूर्णतः ले लेने के आशय से, यानी दो प्रकार के, एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि वस्तु किसी के कब्जे में है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि वस्तु किसी के कब्जे में है, तो भले ही संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग हो रहा हो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यह ऑफेंस हो जाए, भले ही हो जाए, लेकिन कम से कम चोरी ये नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी अपराध है वस्तु पर कब्जा रखने वाले के विरुद्ध। इट मीन्स इफ यू want to commit the offense of theft, then it is necessary that you must know that the thing, ठीक है, to which you want to steal, that is in possession of somebody, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। और आप चुराएंगे तो खूब, जब पकड़े जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि हमें मालूम ही नहीं था। और जानकारी दायित्व की प्राथमिक शर्त है, वो आनी चाहिए न्यायालय के समक्ष, और आपका परमानेंटली ले लेने का आशय, ठीक है, यह भी दर्शित होना चाहिए। यह नहीं साबित होना चाहिए आप जैसे ही पकड़े जाएंगे आप कहे, तुरंत कह दोगे कि हमारा लेने का, आज हम तो देख रहे थे, देख के रख देते। अब आपका हाथ तो चिल्ला के कहेगा नहीं कि इनका देख के रखने का आशय नहीं था, लेके भागने का आशय था। जब उसकी नजर पड़ गई तो ये बता रहे हैं कि देख के रखने का आशय था, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं। यहां क्या हो रहा? मन की दशा, आशय, ज्ञान, वैमनस्य, सदिच्छा, ठीक है, उतावलापन, ये सब मन की दशा है।
और मन की दशाएं क्या हो रही? दायित्व की प्राथमिक शर्त आपराधिक मामलों में। तो केवल आपराधिक मामलों में ही क्या मन की दशाएं दायित्व की अनिवार्य शर्त यह होती? नहीं, यह अपकृत्यों में भी होती। हम लोगों ने जानवरों से संबंधित दायित्व ये पढ़े थे, अपकृत्य की विधि जब पढ़ रहे थे, जानवरों को क्या किया था? 3 कैटेगरीज में बांट दिया था। एक जो जंगली है, और उन जानवरों के संबंध में आपका कठोर दायित्व था। आपने जंगली जानवर पाला है तो आपकी अपनी रिस्क इस पर पलेगा। वो उसने किसी को नुकसान पहुंचाया बिना कोई इफ एंड बट, आपकी कोई बात सुने बिना आप दायित्व से बाधित किए जाएंगे। दायित्व कठोर, ठीक है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर लागू होगा और आपको साबित करना होगा कि 5 अपवादों में से कोई एक अपवादिक स्थिति मौजूद थी, अर्थात अजनबी का हस्तक्षेप था, वादी स्वयं गलती पर था, दैवीय दुर्घटना थी, ठीक है। आज जो 5 एक्सेप्शन वहां बताए हैं उनमें से कोई एक अपवादिक स्थिति न हुई तो आप दायित्व से बाधित किए जाएंगे। लेकिन दूसरे प्रकार के जानवर थे जो पालतू हैं, उन पालतू जानवरों की हिंसक प्रवृत्ति अगर आपकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि पालतू जानवर वो भी हिंसक ये हो सकता है, आपका कुत्ता कटखन्ना हो सकता है, तो अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा भी देता है तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा प्रतिकर की प्राप्ति हेतु कि आप उस पालतू जानवर की हिंसक वृत्ति से भली भांति परिचित थे। अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे तो पालतू जानवर के मामले में आपको कोई अनुतोष ये प्राप्त नहीं होगा। यानी जानकारी मन का तथ्य है और आप जानबूझकर प्रतिकर के दायित्व के अधीन आ जाने के लिए बता तो देंगे नहीं कि आपको अपने कुत्ते की हिंसक प्रवृत्ति की जानकारी थी या नहीं थी। आप तो छुपाएंगे भाई, आप तो छुपाएंगे और क्या हमें मालूम ही नहीं था। ऐसी दशाओं में भी जो प्रतिकर प्राप्त करना चाहता है उसे यह साबित करना होगा कि आपको कुत्ते की हिंसक वृत्ति की जानकारी थी, तभी आप प्रतिकर प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, एक पक्ष तो छुपा रहा है चीजों को और दूसरे पर जिम्मेदारी है कि वो साबित करें उन चीजों को जिन्हें वह, ठीक है, जानबूझकर या आक्षेपपूर्वक छिपा रहा है, यानी सावधानी पूर्वक बचाने का प्रयास करना, उसे भी सामने लाना आपका दायित्व है। यदि आप वाद या कार्रवाई में सफलता ये पाना चाहते हैं, वो कुछ नहीं बताएगा और आपको साबित करना है कि मन की वे दशाएं मौजूद थी और ईश्वर ने ऐसी कोई क्षमता भी आपको नहीं दी कि मन में तुम घुस जाओ। चलो तुम्हें देवी दी हो कि तुम घुस जाओ मन में, तो जज साहब को तो नहीं दी कि जज साहब भी उसके मन में घुस जाए और जान ले कि उसके प्रश्नगत समय पर उसका क्या आशय और ज्ञान था। ठीक है, ऐसा कोई निजाम कुदरत ने बनाया नहीं और ऐसा निजाम जरूरी है। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चल रहा। अब कृत्यों का एक और वर्ग है जहां आपको मन की विशेष दशा यह साबित करनी पड़े। आपने वक्रोक्ति के माध्यम से मानहानि की है। मानहानि 2 तरीके से होगी, एक कथन प्रकट रूप से
मानहानि कारक होगा, वहां तो कानून उद्धारणा करेगा कि आपने मानहानि के उद्देश्य से ही वह कथन किया था। और चूंकि उद्धारणा आ जाएगी तो वादी को कुछ साबित नहीं करना, तो बड़ा प्रूफ शिफ्ट करेगा प्रतिवादी पर कि वो ये साबित करे कि नो डाउट उसने ऐसा कथन किया है जो वादी के संबंध में मानहानि कारक लगता है, लेकिन मानहानि करना उसके द्वारा अभिप्रेत नहीं था। ठीक है ना, शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो तो संदर्भ में। आपने क्या गधे हो, ये शब्द अनेकों तरह से प्रयोग होता है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं इनफैक्ट कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो कॉमन सेंस के विरुद्ध है, तो आप कहते क्या गधे हो, तुम इतना भी नहीं मानो। यहां उसे गधा कहना आशय नहीं है। ठीक है, तो प्रतिवादी को बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर शिफ्ट करेगा, लेकिन फिलहाल वादी के पक्ष में मामला साबित माना जाएगा, क्योंकि यह शब्द प्रयोग वादी की सदाचारिक और बौद्धिक स्थिति को दूसरों की नजर में हेय बनाने वाला है। इसलिए वादी की स्थिति सुधरी रहेगी। लेकिन अगर वक्रोक्ति का मामला है तो वक्रोक्ति के मामले में क्या होता है, वक्रोक्ति द्वारा जब आप मानहानि किसी की करते हैं तो क्या स्थिति होती है कि प्रकट में सारी स्थिति ठीक दिखाई देती है, यानी जो शब्द प्रयोग है वह किसी भी दृष्टि से वादी के प्रति अपमानजनक ये नहीं दिखाई देता। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी जानकारी कुछ लोगों को रहती है, और उन परिस्थितियों को जोड़कर अगर देखा जाए तो प्रतिवादी ने जो कुछ कहा वो वादी से न सिर्फ जुड़ जाता है बल्कि वह उत्तरी बात को वादी के संबंध में अपमानजनक यह भी बना देता है। ठीक है, यह वक्रोक्ति द्वारा मानहानि का तरीका है। वादी का भी नाम वही है और एक प्रसिद्ध चोर का नाम भी वही है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों के पिताजी का नाम भी एक ही है, दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही क्षेत्र में एक ही वस्तु का व्यापार करते हैं। ऐसी सिमिलरिटीज हैं कि आपने एक्चुअल चोर के बारे में कथन किया, लेकिन वह उन लोगों के द्वारा जो वादी को जानते हैं, उन लोगों के द्वारा वादी के संबंध में समझ लिया। ठीक है, समझ लिया गया और उन लोगों ने अपने से वादी को अलग थलग कर दिया, अर्थात मानहानि की स्थिति है। ठीक है, अप्रति की विधि में तो आपको अपने मन की दशा ये न्यायालय के समक्ष रखनी होगी। विद्वेषपूर्ण अभियोजन, ठीक है, आदि आदि मामलों में भी विद्वेष ये मन की दशा है जिसके आधार पर दायित्व का निर्धारण यह होगा। अर्थात चाहे अपराध हो, चाहे अकृत्य हो, इवन संविदा कॉन्टेक्ट ये भी हो। अगर संविदा भी है और आपने संविदा का भंग साक्ष्य किया है अपने को लाभान्वित करने के लिए या उसे नुकसान कारित करने के लिए, तो ये तथ्य ऐसे हो सकते हैं जिनके आधार पर क्षतिपूर्ति की धनराशि, ठीक है, इसमें बदलाव ये आ जाए। हालांकि संविदा में सामान्य तौर पर मानसिक तत्वों का कोई रोल, ठीक है, ये क्षतिपूर्ति के निर्धारण में नहीं होता, लेकिन हमेशा ऑलवेज ये ऐसा होगा ये कोई कानून नहीं, हो भी सकता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो कानून की दुनिया में ऐसी बहुत कम स्थितियां हैं
जहां आपके मन का रोल ये दायित्व के निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका इसका निर्वाह न करता हो। आपके मन की दशा ये दायित्व के निर्धारण की प्रमुख शर्त होगी कानून की दुनिया में। मामला चाहे आपराधिक हो, मामला चाहे दीवानी हो, दोनों दशाओं में सामान्यतः आपके मन की दशा यह दायित्व के निर्धारण की प्रमुख शर्त है। मानसिक दशा इसका अस्तित्व ईश्वर वही जान सकता है। आम जीवन में कहा भी जाता कि प्रेत भी नहीं जानते कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो तो तुम जानते हो, ये भगवान जी जानते हो। और ये दायित्व के निर्धारण की प्रमुख शर्त है। इसके बिना दायित्व नहीं पैदा होगा कानून की दुनिया में। तो हमें वह तरीका देना ही पड़ेगा जिससे मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदन की दशा, इसके अस्तित्व को न्यायालय के समक्ष साबित किया जा सके। शरीर की दशा यह भी बात हो सकती है। आपने बीमा कराया, आपने बीमा कराया तो मिलेगी, ठीक है, क्षतिपूर्ति की धनराशि, ठीक है, बीमा कराया तब मिलेगी ना। हालांकि क्षतिपूर्ति की संविदा बीमा को नहीं कहते, समाश्रित संविदा कहते। यानी बीमे की संविदा का प्रवर्तन कब होगा? जब वह घटना घटित हो जिस घटना के घटित होने पर उस संविदा का प्रवर्तन कराया जाना आप लोगों के द्वारा तय किया गया। वो घटना घटित हो, अगर वो घटना घट चुकी है और आपने एक पक्ष की जानकारी में नहीं आने दी कि वह घटना जिसे समाश्रित घटना के रूप में वर्णित करके आप बीमा प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, वह घटना घट चुकी है, बस आपकी जानकारी में है, अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए दूसरा पक्ष अर्थात बीमा कंपनी उसकी जानकारी में नहीं है, और फिर आपने बीमा प्राप्त कर लिया तो क्या है? संविदा है? ये तो शून्य करनी है, और बीमा कंपनी की इच्छा पर शून्य करनी, क्योंकि कपट है। आपने वो घटना घट चुकी है जिसके घटित होने पर बीमे की संविदा को प्रवर्तित होना है, इन्फोर्स होना है। आपको कैंसर हो चुका है, डायग्नोस हो चुका है। डायग्नोसिस हमेशा केजीएमसी और रेपुटेटेड हॉस्पिटल्स में होगी, जरूरी नहीं है, और वहां भी हुई तो तुम सावधानी बरत सकते हो। आप सावधानी बरत के क्या कर सकते हैं? अपना असली नाम नहीं लिखा है आपने, राम भरोसे अगर अपना नाम लिखा दोगे तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि कैंसर की उपस्थिति या अनुपस्थिति उसको निश्चित करने में कोई फर्क और कोई अंतर यह है। आपने दूसरे नाम से पता करा लिया, पता लग गया कैंसर है, उसके बाद आपने बीमा करा लिया, मेडिक्लेम, ठीक है। यानी आपने अपने शरीर की दशा को छिपा लिया और कपट करके एक संविदा यह प्राप्त कर ली। आपके शरीर की दशा, इसको छिपाया जाना कपट को जन्म देना है। अन्यथा बीमे की संविदा एकदम ठीक है, क्योंकि यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन प्रपोजल फॉर्म एंड द इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड दैट एंड यू हैव पेड द प्रीमियम, ठीक है, एज द कंसिडरेशन ऑफ दैट कॉन्टैक्ट।
otherwise it is a contract and it can be enforced. But if it will be proved that it is got by you by the application of fraud, then it will be a voidable contract and it can be get declared void by the insurance company. ठीक है, यही कानून है. तब ये शून्य घोषित की जा सकती है. किसके? इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है, कहने पर. शरीर की दशा ये देखना है क्या थी आपकी प्रश्नगत बीमे की संविदा को करने के समय. क्योंकि अगर शरीर की दशा छुपाई गई है तो सक्रिय छिपावट है, और सक्रिय छिपावट धारा 17 के अंतर्गत कपट ये है. तो अब इंश्योरेंस कंपनी यह भी कर सकती है कि जब बीमा कराने का नंबर था तब तो आपने कर दिया, अब जब देने का नंबर आया एक्सीडेंटली उसे कैंसर हो गया तो आप बता रहे हो नहीं इन्हें तो पहले से था, इन्हें तो पहले से था. यह भी संभव है. सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान में कोई नहीं होगा. दोनों पक्ष झूठे हो सकते हैं. और स्वयं जज साहब भी रिश्वती हो सकते हैं. जज साहब रिश्वती नहीं होंगे ऐसी कोई अवधारणा नहीं है. ठीक है, हिंदुस्तान में दुर्भाग्य यही है कि हम लोग उपधारणाओं पर चलते हैं. बोले शिक्षित है तो समझदार होगा, बोले शिक्षित नेता होना चाहिए. क्यों होना चाहिए शिक्षित नेता? शिक्षितों को सुरखा पे पर लगे होते हैं. है तो केजरीवाल शिक्षित. हमारी उपधारणाएं हैं शिक्षित संस्कारी होता है, जबकि शिक्षित और संस्कार का परस्पर कोई ताल्लुक नहीं है. कोई ताल्लुक नहीं शिक्षा और संस्कार का. हां, शिक्षा संस्कार को पैदा करने का माध्यम जरूर है, लेकिन शिक्षित आवश्यक रूप से संस्कारी होगा जरूरी नहीं है. सुबह हम कह भी रहे थे कवि महान इसीलिए माना जाता है कि वो बहुत बड़ी बात एक लाइन में कहता है. गोपाल दास नीरज ने कहा है कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, ठीक है, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए. प्रतीक में उसने बात की है, सिंबॉलिक ढंग से कहा है स्याही नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, आंखों वाला पानी शर्म चाहिए. शर्म, आपकी आंखों में शर्म होनी चाहिए दुष्कर्मों को करने के प्रति. तब आदमी को आदमी यानी प्रारूपिक आदमी को वाकई आदमी बनाने के लिए शिक्षा नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए. यह कहा है उसने कि स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए. ठीक है ना. तो यही कवि की महानता भी होती है कि वो बहुत बड़ी बात बहुत साधारण ढंग से ये कह देता है. उपधारणाएं कोई नहीं है, इसलिए का कानून का शासन होगा. जज साहब और किसी न्यायपालिका का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा. जज साहब कानून सम्मत बात करेंगे तो जज साहब की मानी जाएगी, नहीं तो जज साहब को बदलने का प्रयास या उनकी बात को बदलने का प्रयास अपील और रिवीजन इससे किया जाएगा, स्वीकार नहीं होगा. तो कानून इसीलिए बनता है क्योंकि विश्वास किसी पर नहीं. ठीक है, हम आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे. तो शरीर की दशा यह भी दायित्व की शर्त हो सकती है. प्रश्नगत बीमा लिए जाने के समय शरीर की दशा क्या थी, यह शर्त हो सकती है दायित्व की. शारीरिक संवेदन की दशा, ठीक है, शारीरिक संवेदन की जो दशा होती है वो अक्सर मन की दशा का
ठीक है, मन की दशा की सूचना, मन की दशा का अस्तित्व ये व्यक्ति के सामने दर्शित करें। आप रो रहे हैं, इसका मतलब दुखी है। ये शारीरिक संवेदन की दशा है। आप कराह रहे हैं, इसका मतलब दर्द है। ठीक है, तो शारीरिक संवेदन की दशा यह भी आपका विवादिकों के अस्तित्व में होने अथवा उनके अस्तित्व में न होने की सूचना यह दे सकती है। इसलिए धारा 12 नया अधिनियम और धारा 14 पुराना अधिनियम ये घोषणा करता है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य जो मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदन की दशा, इसके अस्तित्व को दर्शित करने में सक्षम हो, ऐसा प्रत्येक तथ्य, कोई रिजर्वेशन ये उसने नहीं लगाया, कोई आरक्षण नहीं। आप दृष्टांत देखेंगे, बहुत सारे दृष्टांत वो कहेगा। प्रश्न यह है कि आपके पास जो कुछ बरामद हुआ वो चोरी का है, यह चोरी का नहीं है। प्रश्न यह है, यानी विवादक यह है, आप चोरी के लिए अभियोजित यह हो रहा है। यह साक्ष्य प्रस्थापित किया गया है कि आपने उस वस्तु को जिसको चुराने का अभियोग आप पर है, उसे अपनी पत्नी को दिया था और यह कहा था इसे छुपाकर रख लो, कोई देख ना पाए। इस कथन की यह प्रवृत्ति है कि यह दर्शित करने में सक्षम है कि प्रश्नगत ऑब्जेक्ट चोरी का है। आपके ऊपर चुराई गई संपत्ति खरीदने का अभियोग है, तो चुराई गई संपत्ति तभी तो चुराई गई संपत्ति है आपके लिए जब ये आप जानते हो कि वो चोरी की है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि वो चोरी की है तो वो संपत्ति है आपके लिए, तो कम से कम संपत्ति ही है। चोर के लिए वो चुराई गई संपत्ति होगी। जो व्यक्ति उसके बारे में जानकारी रखता है कि इस संपत्ति का कब्जा या तो चोरी से या डकैती से या लूट से या संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग से या संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग से अंतरित किया गया है, उसी के लिए तो चुराई की संपत्ति है। क्योंकि चुराई की संपत्ति की परिभाषा पिछली आईपीसी उसमें कहा दी थी 410 में, और वहां यह कहा था कि खाली चुराई गई संपत्ति नहीं होती, बल्कि इन अपराधों में से किसी एक अपराध से जिस संपत्ति का कब्जा ये ट्रांसफर होता है वे सारी संपत्तियां चुराई गई होती हैं। जब ये सारी संपत्तियां कानून की दुनिया में चुराई गई समझी जाती है तो संपत्ति चुराई गई है, ये चुराई हुई संपत्ति है। उसके बारे में अगर आपकी जानकारी ये नहीं है कि उस प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा इन अपराधों में से किसी एक से ट्रांसफर हुआ था, तो वह किसी के लिए चुराई गई हो, आपके लिए नहीं है। आप पर चुराई गई संपत्ति खरीदने का अभियोग है। आप यह साबित कर सकते हैं कि अमुक ने हमसे यह कहा था कि वह संपत्ति जितने स्वाभाविक रूप से जितने मूल्य की हो सकती है उतने से कम मूल्य पर बेच दो, और हमने इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि यह घटना आपके मन के सद्भाव को दर्शित करती है। नॉर्मल कोर्स यह है कि चोर संपत्ति को किसी भी मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाता है, और कम से कम चोर को संपत्ति का वह मूल्य यह तो नहीं ही मिलता है जो उस वस्तु का स्वाभाविक मूल्य हो सकता है। इसलिए इस घटना में यह प्रवृत्ति है, इस तथ्य में यह प्रवृत्ति है कि वह आपके मन के आशय को दर्शित कर सकती है, वह मन का आशय जो सद्भाव के रूप में आप वर्णित कर रहे हैं। ऐसा प्रत्येक तथ्य कथन हो सकते हैं, ऐसे कथन हो सकते हैं। कथन देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कथन आचरण के साथ किए गए धारा 8 में, एक कथन
ऐसा है जो रजिस्टर के रूप में ग्राह्य है, क्योंकि वह कथन विवादित तथ्यों के घटित होने के इतने समय पूर्व या इतने समय पश्चात किया गया है कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, और चूंकि उसी संव्यवहार का भाग बन गया इसलिए उसने उस संव्यवहार की सही प्रकृति, सही नेचर ये दर्शित करना शुरू कर दिया है। आप कहते हो कि हम प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे और आप कथन ये कर रहे हो, साक्षी ये बता रहे हैं कि आप उस समय कथन ये करके आज इस साले को छोड़ेंगे ही नहीं। अब आप प्राइवेट डिफेंस में काम नहीं कर रहे, ये कथन, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस क्या है? प्राइवेट डिफेंस है मृत्युकारित कर देने तक का हक देती है, मृत्युकारित करने का नहीं देती। और ये सेंटेंस शो कर रहा है कि आप मृत्युकारित करने की नियत से काम कर रहे हो। इस सेंटेंस की ये प्रवृत्ति है कि ये सेंटेंस उस संव्यवहार की प्रकृति पर प्रकाश डालना है, जिस कारण से ये रजिस्टर का भाग बन जाएगा। ठीक है ना? साथ ही ये कथन आपके मन की दशा इसे भी स्पष्ट कर रहा है। धारा 14 यहां भी ये ग्राह्य हो जाएगा। क्यों धारा 14 को रिजर्वेशन नहीं कर रही? धारा 14 कहती है ऐसा प्रत्येक तथ्य, ऐसा प्रत्येक तथ्य जो आपके मन की दशा को साबित करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा प्रत्येक तथ्य। ठीक है, ये धारा 14 में है पुराने अधिनियम की, और धारा 12 में नए अधिनियम की। ठीक है, सुसंगत है और ग्राह्य है। यदि उसमें यह प्रवृत्ति है कि वह आपके मन की दशा को वर्णित कर सकता है, दिखा सकता है, उसके अस्तित्व को साबित कर सकता है। कथन भी मन की दशा के अस्तित्व को, आप ये करें मार डालेंगे आज इसे, ये आप क्या जिसकी पूजा करते हो उसका यही कहते हो। आपके इस कथन की प्रवृत्ति है कि ये आपके मन की दशा को दर्शित कर रहा है। ऐसा प्रत्येक तथ्य, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, चाहे वो कथन है, ठीक है, चाहे आपका आचरण है या कोई और चीज है, ऐसा प्रत्येक तथ्य है, प्रत्येक तथ्य जो प्रश्नगत समय पर यानी उस समय जब आप संबंधित अपराध या अपकृत्य कर रहे थे, उस समय आपके मन की वह दशा, मन की जिस दशा के आधार पर दायित्व का अधिरोपण होना है वह मौजूद थी, उसे दर्शित करने वाला प्रत्येक तथ्य यह धारा 12 में ग्राह्य हो जाएगा। ऐसा कोई तथ्य ग्राह्य नहीं होगा जो यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखता हो कि आप अपने जीवन में हमेशा या सामान्यतः या साधारणतः उस मानसिक स्थिति से ग्रसित रहते थे जो मानसिक स्थिति प्रश्नगत अपराध या अकृत्य को करने के लिए जरूरी बताई गई। ऐसा कोई तथ्य ग्राह्य नहीं होगा। जैसे प्रश्न यह है कि आपको अपने कुत्ते की हिंसक प्रवृत्ति का ज्ञान था। ठीक है, प्रश्न यह है, तो ऐसा तो प्रत्येक तथ्य ये ग्राह्य है जो यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हैं कि प्रश्नगत समय पर जिस कुत्ते के द्वारा काटे जाने की बात चल रही है, उस काटे जाने के समय आपको अन्य लोगों ने यह बताया था कि भाई देखो ये तुम्हारा कुत्ता दौड़ पड़ता है, लोगों ने शिकायतें की थी तुमसे, ये तो ग्राह्य है। लेकिन तुमने कई कुत्ते पाले थे और वो सारे के सारे कटखंडे रहे थे, ये ग्राह्य नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये कटखंडा ना हो, पिछले रहे हो। आप उपेक्षा से मृत्यु कारित करने के लिए अभियोजित हो रहे हैं। यह दर्शित करने वाला प्रत्येक तथ्य है कि इस एक्सीडेंट के समय आपकी मानसिक दशा उपेक्षा की थी, और ऐसा प्रत्येक तथ्य ग्राह्य, यानी कोई भी बता सकता है कि ऐसे ही करके चला रहे थे।
ठीक है, बहुत तेज स्पीड से निकल रहे थे। यह भी दर्शित करता है स्पीड ब्रेकर पर भी गाड़ी कुदा रहे थे। ये सब ग्राह्य है, क्योंकि ये प्रश्नगत समय पर आपकी मानसिक दशा को शो कर रहा है। लेकिन आदतन ये हमेशा तेज चलाते ही हैं। ये जब मोटरसाइकिल लेके चलाते हैं तब ऐसे चलाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है ऐसे चला रहे हो, रास्ते में पुलिस मिल गई, उन्होंने 2 घंटा पीछे बहुत जोर जोर रखे हो, 1 घंटे मुर्गा बनाए हो, अगले ही दिन से ये बिल्कुल फिट हो गए हो। संभव है। प्रश्नगत दुर्घटना होने से ठीक पहले कप्तान साहब ने मिल गए, उनके बाल ऐसे करके उन्हें लकलकाए हो, पीठ तो इनके कंटाप दियो, ये ब्रूस ली बनना भूल गए हो, और उस समय ये न चला रहे होंगे वैसे। ये संभव है। इसलिए ऐसा तो प्रत्येक तथ्य ग्राह्य है। जो प्रश्नगत समय पर इनके मन की वो दशा थी जो दायित्व की शर्त है, इसके अस्तित्व को साबित करने में समर्थ हो, लेकिन ऐसा एक भी तथ्य का साक्ष्य ग्राह्य नहीं जो व्यक्ति के मन की उस दशा को, जो दायित्व के अधिरोपण की शर्त है, उसके मन की सामान्य दशा के रूप में वर्णित करता हो। यह कहां लिखा है? स्पष्टीकरण में, स्पष्टीकरण 1 में। स्पष्टीकरण 2, सामान्य नियम यह है कि पूर्व दोष सिद्धि आदमी पहले कन्विक्ट हो चुका है। सामान्य नियम यह है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई अंगुलिमाल कभी भी बुद्ध हो जाएगा, कोई रत्नाकर कभी भी ऋषि वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है कि किसी ने कुछ किया है तो वो आगे भी वैसा ही करेगा, ही कोई बात नहीं है। लेकिन हां, क्योंकि धारा कहती है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य जो मन की दशा, उस मन की दशा को जो दायित्व के अधिरोपण की पूर्ववर्ती शर्त है, उसके अस्तित्व को दर्शित करने में समर्थ और सक्षम है, ऐसी प्रत्येक घटना, ऐसे प्रत्येक तथ्य का साक्ष्य ये दिया जाएगा न्यायालय के समक्ष। मन की दशा को साबित करने के लिए, शरीर की दशा को साबित करने के लिए, शारीरिक संवेदन की दशा को साबित करने के लिए, ऐसा प्रत्येक तथ्य है न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि धारा 14 मुख्य धारा में यह घोषित करती है और स्पष्टीकरण मुख्य धारा का है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्पष्टीकरण हमें धारा के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यह सही है कि पूर्व दोष सिद्धि सामान्यतः आदमी के बुरे शील का साक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बुरा शील का साक्ष्य पुराने अधिनियम की धारा 54, ठीक है, और नए अधिनियम में भी 52 होगी या कोई और सेक्शन होगा, उसमें बुरे शील का साक्ष्य दिया जाना मना है, जब तक कि स्वयं अभियुक्त के द्वारा अच्छे शील का साक्ष्य यह न प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। और सिविल मामलों में तो शील का साक्ष्य विसंगत, केवल तब सुसंगत जब वह शील नुकसानी की रकम पर प्रभाव डाल रहा हो। यह दशा हम लोगों ने देखी थी। तो पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य सामान्य तौर पर विसंगत है, लेकिन धारा 14 कहती है ऐसे प्रत्येक तथ्य का साक्ष्य यह सुसंगत है जो मन की दशा, इसको दर्शित करने की प्रवृत्ति यह रखता है। आप मिस्टर बी की हत्या के लिए अभियोजित हैं और पूर्व में आप दोषित हो चुके हैं मिस्टर बी पर आक्रमण करने के लिए, जानलेवा हमला करने के लिए आप दोषित हो चुके हैं। ठीक है। न्यायालय के निर्णयों की सुसंगति, ये पिछले अधिनियम में कहा थी धारा 40 से लेकर 44 तक। ठीक है। और धारा 44 ये कहती थी कि वे निर्णय जो धारा 40, 41 और 42 में
ठीक है, सुसंगत हैं, वे ही सुसंगत होंगे। और अन्य निर्णय, जब तक कि इस अधिनियम में तथ्यों की सुसंगति से संबंधित जो नियम दिए गए हैं उनमें से किसी के अंतर्गत सुसंगत न हो, तब तक अन्य निर्णय सुसंगत नहीं होगा। ये तथ्यों की, वो न्यायालय के निर्णय की सुसंगति के संबंध में वर्तमान अधिनियम में भी यही व्यवस्था है। तो पूर्व दोष सिद्धि न्यायालय के निर्णय से ही होगी, और न्यायालय का वो निर्णय धारा 14 में पुराने अधिनियम की और धारा 12 में नए अधिनियम की सुसंगत घोषित किया गया है। क्यों? स्पष्टीकरण 2 धारा 12 का क्या कह रहा? पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य सुसंगत है। कब? जब पूर्व दोष सिद्धि आपके मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करने में समर्थ है। एक आपके ऊपर आरोप है कि आपने अमुक व्यक्ति की मानहानि की है, वहां हानिकारक लेख प्रकाशित किया है और आपके उससे संबंध खराब थे, यह दर्शित करने के लिए पूर्व का एक दोष सिद्धि आपकी जो उसकी शिकायत पर हुई थी ये दी गई है। तो धारा 12 में आपके मन के मैलिस को, उसके प्रति वैमनस्य को दर्शित करने में यह समर्थ है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण 2 पूर्व दोष सिद्धि इसके साक्ष्य को भी सुसंगत बनाती है। अब देखें धारा 12 क्या कहती है। मन की कोई दशा, जैसे, अब देखिए धारा मन की दशाओं के उदाहरण दे रही है, इसलिए यह समझना ठीक नहीं है कि इस धारा में मन की जो दशाएं उल्लिखित हैं केवल मन की उन्हीं दशाओं को साबित करने के लिए साक्ष्य धारा 12 में दिया जा सकता है, बल्कि मन की कोई दशा हो उसके अस्तित्व को दर्शित करने में समर्थ साक्ष्य धारा 12 में दिया जाएगा। जो लिखा है वो तो सिर्फ उदाहरण है। कहता मन की कोई दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा, इसको दर्शित करने वाले हैं। अब जैसे उसने लिख दिया ना, इसका मतलब है तो प्रेरणा, ये भी मन की दशाएं हैं। ठीक है, इनको दर्शित करने वाला तथ्य अगर ये लाया गया तो धारा 14 में पुराने अधिनियम के, धारा 12 वर्तमान अधिनियम की भी सुसंगत, और उधर हेतु तैयारी आचरण वहां भी सुसंगत। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मन की दशाएं होने के कारण यहां उनका साक्ष्य सुसंगत, वो भी सुसंगत और वहां भी सुसंगत। ठीक है, तो कहता है क्योंकि उसने जैसे कहा, उसने उदाहरण दे रहा है, वो कहता मन की कोई दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है, तब, हमेशा नहीं, तब सुसंगत है जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद है या सुसंगत है, तब सुसंगत है, हमेशा नहीं। यानी जैसे प्रश्न यह है कि बीमे की रकम मिलनी चाहिए या नहीं, तो शरीर की दशा यह सुसंगत है। तुमने किसी का कत्ल कर दिया, तुम्हारे शरीर की दशा थोड़ी सुसंगत है। तुमको तो, हम तो विकलांग थे, हम टांग टूटी हुई तो गोली तो हाथ से चलाई तुमने, तो शरीर की दशा का अस्तित्व क्या है सुसंगत, क्या बात की सुसंगत। हाँ, तुम ये क्लेम करो हम पागल थे, अब सुसंगत है, अब सुसंगत है। ठीक है ना, तो तब सुसंगत है, उसने ये कहा, हमेशा नहीं। ठीक है, अच्छा, ये एक जनरल बात कही। इस पर्टिकुलर जो इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु तो प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। आप जो तथ्य मन की दशा को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष रख रहे हो, वह तथ्य संबंधित व्यक्ति की मन की दशा को साधारणतः दर्शित न करे, बल्कि प्रश्नगत जो विषय है वो जिस समय घटित हो रहा था उस समय इनके मन की दशा ये थी, ये दर्शित करें। आप कहते हो कि उपेक्षा से गाड़ी चला, तो उस समय जिस समय एक्सीडेंट हुआ ये उपेक्षा से गाड़ी चला रहे थे,
ये दर्शित होना चाहिए, ना कि ये हमेशा उपेक्षा से गाड़ी चलाते थे। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। ये स्पष्टीकरण एक। पहले धारा को बहुत विस्तार के साथ उन्होंने वर्णित किया। उन्होंने कहा ऐसे सब तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत है जो मन की अस्तित्व की दशा को दर्शित कर सके उस समय, जबकि ठीक है, और जिस समय मन की वह दशा विवाद या सुसंगत हुई है उस समय उसके अस्तित्व को दर्शित करने वाला प्रत्येक तथ्य सुसंगत। पहले तो विस्तार से धारा को वर्णित किया, फिर स्पष्टीकरण एक के माध्यम से एक प्रतिबंध लगाया कि मन की वह दशा साधारणता उस तथ्य से दर्शित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रश्नगत समय पर उसके मन की वह दशा थी यह दर्शित होना चाहिए। फिर स्पष्टीकरण 2, और यह खूब पूछा जाता है प्री में कि पूर्व दो स्थिति का साक्ष्य यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है, क्योंकि सामान्यतः पूर्व दो सिद्धि का साक्ष्य विसंगत है धारा 54 में। इसीलिए पूछते हैं कि सुसंगत कहां है और किस दशा में सुसंगत है। तो सुसंगत पुराने अधिनियम की धारा 14 और नए अधिनियम की धारा 12। और कब सुसंगत, जबकि मन की दशा के अस्तित्व को दर्शित करने में वो समर्थ हो। आपने मानहानिकारक लेख हमारे खिलाफ प्रकाशित किया, ये मेरी शिकायत है और न्यायालय का कोई निर्णय अर्थात आपकी पूर्व दो सिद्धि मौजूद है, ठीक है, मेरी शिकायत पर, तो वो धारा 12 में सुसंगत है। आपके मन की दशा की अस्तित्व की सूचना न्यायालय को देने के लिए, ठीक है ना। तो आप स्पष्टीकरण 2 देखें। किंतु जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत यानी मन की दशा, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, ठीक है ना, उस अभियुक्त का द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत किसी अभियुक्त का कभी पहले अपराध का किया जाना यह सुसंगत कब होगा, जबकि उसके द्वारा किए गए पूर्व के अपराध से उसके मन की दशा, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदन की दशा का अस्तित्व जो कि उस कार्यवाही में विचारण का विषय बना है उसके अस्तित्व को दर्शित कर रही हो, तभी तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वो सुसंगत होगी, ठीक है ना। तो कहता है पहले किया जाना सुसंगत हो तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दो सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी, तो पूर्व दो सिद्धि भी सुसंगत होगी। दृष्टांत एक एक पढ़ लेंगे आप, क्योंकि दृष्टांत आपको ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे। अब एक बात बची, समरूप तथ्यों का साक्ष्य। तो समरूप तथ्य क्या होते हैं और क्या उनका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि समरूप तथ्यों का साक्ष्य भी व्यक्ति के शील को प्रकट करता है। समरूप तथ्यों को यानी इनने पहले भी हत्या की है और अब भी इनके ऊपर हत्या का आरोप है, समरूप तथ्यों का साक्ष्य। तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य भी चूंकि शील को दर्शित करता है और शील का साक्ष्य सामान्य तौर पर सेक्शन 54 विसंगत कर देता है दंडिक मामलों में, और सिविल मामलों में भी केवल तब सुसंगत करता है जब नुकसानी की रकम पर उसका प्रभाव ये पड़ रहा हो, अन्यथा वहां भी सुसंगत नहीं। तो समरूप तथ्यों का साक्ष्य क्या वो धारा 14 में दिया जा सकता है, और क्या केवल धारा 14 में दिया जा सकता है पुराने अधिनियम की, नए अधिनियम की क्या केवल धारा 12 में दिया जा सकता है, अन्य कहीं नहीं। इस प्रश्न पर कल धारा 13 के साथ हम लोग विचार करेंगे, नए अधिनियम की और पुराने अधिनियम की धारा 15, ठीक है। इसके साथ कल हम लोग कल की क्लास में इस पर बात करेंगे।